गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 7th का चैप्टर 17 साइंस का क्लास 7th चैप्टर नंबर 18 लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। और ये साइंस है। साइंस क्लास 7 का 18 चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी। ये आपको हम लोग को पढ़ना है, वेस्ट वाटर स्टोरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पहले फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन पढ़े थे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर आवर लाइफ लाइन। मतलब वाटर वाटर हमारा लाइफ लाइन है। बिकॉज हम लोग पढ़ेंगे क्लीन वाटर। यहाँ पर देख रहे हैं वाटर आवर लाइफ लाइन। ये वाटर भी वाटर आवर लाइफ लाइन, वाटर आवर लाइफ लाइन। वाटर आवर लाइफ लाइन में हम लोग पहला पढ़ेंगे क्लीन वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। फर्स्ट इज, हम लोग जानते हैं कि क्लीन वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लीन वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। और क्लीन वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, बट व्हाट हैपेंस, अनफॉर्चुनेटली सभी लोगों को क्लीन वाटर पीने के लिए नहीं मिलता है। मोर देन बिलियंस ऑफ पीपल्स इन द वर्ल्ड, संसार में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेश वाटर मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेश वाटर नहीं मिलने से क्या होता है कि डिजीज, रोग उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के रोग शरीर में लग जाएंगे। और फ्रेश वाटर की कमी के कारण क्या होगा, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत सारे रोग जो हैं, जैसे कलरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब वाटर ब्रॉन डिजीज हैं। तो फ्रेश वाटर के लैक से बहुत सारे रोग फैलने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर में वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर स्टोरी में वाटर आवर लाइफ लाइन, वाटर ही हमारा लाइफ लाइन है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्लीन वाटर, पहला चीज नोटिस करेंगे, क्लीन वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लीन वाटर क्या है? फिट फॉर वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लीन वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लीन वाटर बहुत ही फिट है ड्रिंकिंग के लिए। एवरीवन वांट्स टू ड्रिंक क्लीन वाटर। सब कोई साफ पानी ही पीना चाहता है। अब यहां देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इट इज नॉट अवेलेबल टू अस। दुर्भाग्यवश ये हम सभी को मिल नहीं पाता है। अनफॉर्चुनेटली not available to us, to all of us। ये हम सभी को नहीं मिल पाता है। कुछ ही लोग जो हैं वो फॉर्चुनेट हैं कि उनको क्लीन वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पर मोर देन बिलियंस ऑफ पीपल्स, अनफॉर्चुनेटली मतलब मोर देन बिलियन, यहाँ पर मोर देन बिलियंस ऑफ पीपल्स मतलब करोड़ों लोग, बिलियंस ऑफ पीपल डू नॉट गेट फ्रेश वाटर। तो ये क्या होता है फ्रेश वाटर के अभाव में? तो ड्यू टू दिस they are attacked by disease, number of disease, and finally it may lead to death और अंततः मृत्यु। क्लीन वाटर क्या है हमारा? फिट फॉर ड्रिंकिंग है। क्लीन वाटर फिट है ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सबको मिल नहीं पाता है। मोर देन बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, बिलियंस 100,000 मिलियन बिलियन, मतलब कि ये करोड़ों लोग जो हैं, मोर देन बिलियन ऑफ पीपल डू नॉट गेट फ्रेश वाटर। ड्यू टू दिस उनको ज्यादा चांसेस होती हैं कि ये लोग क्या होते हैं कि डिजीज द्वारा संक्रमित हो, रोग द्वारा संक्रमित हो जाए। संक्रमित रोगों का होने का चांसेस इनमें बढ़ जाता है। तो संक्रमित रोगों का होने का चांस इनमें बढ़ जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये हुआ कि हमारा वाटर जो है वो बहुत लाइफ लाइन है, सो वी कैन से वाटर इज आवर लाइफ लाइन।
तो इन द चैप्टर वी हैव स्टडीड 16 दैट इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर। चैप्टर 16 में हमने क्लास 7th में ये पढ़ा था कि स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर, स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग। तो स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग क्यों है? ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, दीज आर द थिंग्स जिसके कारण जो है स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो वाटर में स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग, स्कार्सिटी ऑफ वाई, स्कार्सिटी ऑफ वाई स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग, स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग। क्यों ऐसा हो रहा है फ्रेश वाटर की ड्रिंकिंग का स्कार्सिटी? बिकॉज पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सब चीज का जड़ है, सब की डिमांड बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो है पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो कि पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो पानी का डिमांड बढ़ रहा है और फ्रेश वाटर जो है उसकी कमी होती जा रही है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल्स आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। सेकेंड इज योर पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या कर रहा है कि वो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस को, आपके वातावरण को बदल रहा है, और बदलने के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये जो है ये भी हमारे फ्रेश वाटर की क्वालिटी को बढ़ा रहा है। हम जहां तहां कूड़े करकट को फेंकते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है वो पानी का जो अंदर का लेयर है वो भी दूषित होते जा रहा है। तो यहाँ पॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फ्रेश वाटर के ड्रिंकिंग, स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग। थर्ड इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मिसमैनेजिंग द वाटर। हम लोग जो है हमेशा वाटर को मिसमैनेज कर रहे हैं, कभी पानी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ये हमेशा के लिए हमारा साथ देने वाला है। वी शुड यूज वाटर इन अ लिमिटेड वे, तो उस पानी को हम लोग अच्छे तरह से उपयोग करें, जैसे कि उसका कोई भी पानी जो है वो बर्बाद ना हो पाए। जैसे कपड़ा धोते समय हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोए और पानी को जो बचा उसको फेंक दिए नली में। कुछ भी काम करते समय क्या करते हैं, पानी को हम लोग जनरली वेस्ट करते हैं, जैसे वो कहीं से बेकार का चीज है और उसको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे कि वाटर क्या है, वाटर आवर लाइफ लाइन है। जिस तरह से हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, उसी तरह से वाटर आवर लाइफ लाइन है। थर्ड है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये सब ज्यादा जो है वो हमारे फ्रेश वाटर को घटा रहे हैं। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो ए लीड्स टू ए स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर। मिसमैनेजमेंट जो वाटर का हो रहा है उससे भी फ्रेश वाटर की क्वालिटी घटती जा रही है। तो अब यहां पर इस तरह की अर्जेंसी को देखते हुए कि फ्रेश वाटर जो है घट रहा है, अर्जेंसी को देखते हुए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2005 से वर्ल्ड वाटर डे का सेलिब्रेशन होगा। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2005 में वर्ल्ड वाटर डे हैज बीन वर्ल्ड वाटर डे को मनाया गया। और वर्ल्ड वाटर डे में क्या होता है कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने फ्रेश वाटर की महत्ता को जानते हुए उसने 2005 से 2015 तक को वर्ल्ड वाटर क्या किया कि 2015 तक इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन फॉर वाटर फॉर लाइफ घोषित किया। मतलब कि 22 मार्च 2005 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट हुआ, लेकिन जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने फ्रेश वाटर की इस तरह की स्थिति को देखते हुए 2005 से 2015 को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में उसको मनाया, दैट इज वर्ल्ड वाटर डे। एंड उसको किया गया इंटरनेशनल डिकेड, इसको मनाया गया था 2005 से 2015 तक। क्या मनाते हैं हम लोग, मनाया गया इंटरनेशनल डिकेड ऑफ फॉर एक्शन, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। तो इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ 2005 से 2015।
जैसे कि वाटर जो है एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, और खासकर फ्रेश वाटर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसलिए 22 मार्च 2005 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, और वाटर की इस महत्ता को देखते हुए जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने 2005 से 2015 को क्या घोषित किया? इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। इस तरह का ये इन्होंने इसको डिकेड कहा। डिकेड क्या है कि 10 साल का जो होता है उसको बोलते हैं डिकेड्स, 100 साल का होता है द सेंचुरी, और 1000 ईयर्स का होता है तो मिलेनियम। तो 5 से 15 ये 10 साल का एक्शन हुआ, इसलिए इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ ये बनाया गया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑल एफर्ट इस डिकेड में बनाए गए कि सबको फ्रेश वाटर मिले। मीन्स 2005 से 2015 तक उतना एफर्ट लगाया गया। क्या लगाया गया? ऑल एफर्ट मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड्स, मतलब 2005 से 2015 तक ऑल एफर्ट्स वेयर मेड, सारे प्रयास लगाए गए। एम टू रिड्यूस, उनका एम क्या था? इसका एम था एम टू रिड्यूस। इनका एफर्ट यही था कि एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल, who do not have safe water for drinking, इनका लक्ष्य यही था कि जितने भी लोग हैं जिनको सेफ वाटर नहीं मिल रहा है वो कम से कम हो। 2005 से 2015 के बीच जो है इंटरनेशनल डिकेड घोषित किया फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ये 2005 से 2015 को घोषित किया गया, इंटरनेशनल डिकेड फॉर वाटर फॉर लाइफ ये घोषित किया गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्लीनिंग ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी नीड टू क्लीन वाटर? क्लीनिंग ऑफ वाटर, हम लोग क्लीनिंग ऑफ वाटर पर चल रहे हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर, यहां पर हम लोग चलेंगे क्लीनिंग ऑफ वाटर। क्लीनिंग ऑफ वाटर मतलब जल का सफाई, क्लीन करना। क्लीन क्या चीज से हम लोग क्लीन करेंगे? इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और उनको क्लीन करना है। इंप्यूरिटीज दैट आर डिसॉल्व इन वाटर, जल में बहुत सारे इंप्यूरिटीज घुले रहते हैं, और उनको कम करने के लिए होता है क्लीनिंग प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो इसमें प्रोसेस, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग pollutant, process of removing pollutant before it enters a water body, मतलब वाटर को वाटर से हम पॉल्यूटेंट जो रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट is commonly
commonly known as wastewater treatment, सीवरेज सिस्टम, मतलब इसको बोलते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट। तो यहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो भी वाटर वेस्ट है उनको कैसे हम लोग पीने योग्य बनाएंगे, इसी को बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि सीवेज क्या है, व्हाट इज सीवेज एंड व्हाई इट इज एसेंशियल। तो इसके पहले हम लोग सीवेज के बारे में देखेंगे, व्हाट इज सीवेज। यहां पर सबसे अब हम चलेंगे, व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या है, व्हाट इज सीवेज। द क्वेश्चन हियर इज, इट इज द वेस्ट वाटर। ये क्या है कि वेस्ट वाटर जो रिलीज होते हैं होम्स से, घरों से, और जो वेस्ट वाटर निकलते हैं वो सीवेज का एक पार्ट होते हैं। तो क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस of removing wastewater by home, केवल घर से ही नहीं निकलता है वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, sorry, what is sewage? The sewage is not process of removing, but sewage है क्या कि the waste water released by, यहां पर लिख सकते हैं sewage is waste water, सीधे sewage खुद में waste water है। The sewage is waste water, यहां पर released by homes, industries, hospitals, offices and other users, etc. मतलब सीवेज एक वेस्ट है, सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, कहां से, घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट वाटर, और हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट वाटर, ऑफिसेस से निकलने वाले वेस्ट वाटर। तो ये जो है, ये वेस्ट वाटर जो है कि इन्हीं को हम लोग सीवेज कहते हैं। इसमें क्या क्या अदर थिंग इंक्लूड करता है, इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होते हैं रेन वाटर, इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर हैज run down, rainwater run down the street during a storm, जैसे कि वो भी वाटर उसमें शामिल हो जाता है जो हेवी रेन के दौरान जो है वो गलियों में, चौराहों में बहने लगते हैं, स्टॉर्म और हेवी रेन, उसमें ये सब भी वाटर शामिल रहते हैं। तो यहां पर सीवेज क्या है, सीवेज इज ए वेस्ट वाटर, सीवेज एक वेस्ट वाटर है जो रिलीज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस। इसमें और वर्षा के पानी जो कि बहते हुए जाते हैं नलियों में, तो या आंधी तूफान के दौरान या हेवी वर्षा के दौरान, तो वो भी आपके सीवेज के एक पार्ट्स होते हैं। वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड, जैसे कि अगर दोज वाटर दैट washes on road side, जो रोड साइड के तरफ जाते हैं, washes of road, जैसे कि washes of roads and rooftops मतलब छतों पर, carries harmful substance
सब्सटेंस, तो इसमें भी हार्मफुल सब्सटेंस है, तो ये भी क्या है कि आपका सीवेज है। दिस इज ऑल्सो कंटेन्स सीवेज, हार्मफुल सब्सटेंस, तो ये भी आपका सीवेज हो गया, हार्मफुल सब्सटेंस विथ इट। एंड सो सीवेज जो होता है, जैसे कि देखिए हम लोग अब तक क्या पढ़े, वी हैव स्टडीड दैट सीवेज वेस्ट है रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस। इसमें क्या होता है कि वर्षा के पानी के साथ जो गंदगी बहती है और वाटर जो रोड साइड में किनारे किनारे बहते रहते हैं, इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सीवेज इज जनरली लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? सीवेज इज लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है। अब हम पढ़ेंगे एक स्लज के बारे में। स्लज क्या होता है? स्लज इज ऑल सॉलिड वेस्ट हो जाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सीवेज को अगर पूछा जाए तो सीवेज इज लिक्विड वेस्ट। सीवेज को हम लोग लिक्विड वेस्ट कहते हैं। यहां पर हम चलेंगे, व्हाट इज सीवेज? अगर सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है जो घरों से, इंडस्ट्री से, होम से निकलने वाले नलियों से पानी जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब आपके सीवेज के पार्ट होते हैं। तो सीवेज is a very polluted water. It has many bacteria and bacteria and other harmful microorganisms are present in sewage. ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, these things. अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि सीवेज क्या है। सीवेज इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सीवेज इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सीवेज क्या होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर containing suspended solid, containing suspended solid, containing suspended solid, organic and inorganic, organic and inorganic organic and inorganic impurities। इसमें ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होते हैं। न्यूट्रिएंट सैप्रोफाइट, न्यूट्रिएंट इसमें सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स यू नो, जो सड़े गले हुए चीजों को खाते हैं, सैप्रोफाइट्स एंड अदर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इसमें दूसरे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। इसमें दूसरे माइक्रोब्स भी उपस्थित होते हैं, अदर माइक्रोब्स। यहां पर देखिए सीवेज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। सीवेज इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। इसमें क्या होते हैं? सीवेज ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किसका? कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज इसमें होते हैं। न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं कुछ, सैप्रोफाइट्स एंड अदर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें दूसरे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज योर सीवेज। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से ऑर्गेनिक वेस्ट पाए जाते हैं, कौन से इनऑर्गेनिक वेस्ट पाए जाते हैं, तो ये सब हम लोग अब जानेंगे। तो पहले हम लोग देखें कि सीवेज एक कॉम्प्लेक्स है मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। उसमें न्यूट्रिएंट, सैप्रोफाइट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा सीवेज। सीवेज में बहुत सारे हार्मफुल चीज रहते हैं और सीवेज का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ सीवेज में जो ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हैं, हम लोग ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज इंप्यूरिटीज कौन है? इंप्यूरिटीज ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज जो सीवेज में है
इसको जानेंगे हम, व्हाट आर द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सीवेज। तो पहला तो हमारा ही फेसेस, ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन फेसेस। दूसरा एनिमल वेस्ट, इसमें आ जाएगा एनिमल वेस्ट भी इसमें आ जाएंगे। और तीसरा इसमें हो जाएगा ऑयल। फोर्थ यूरिया, ऑर्गेनिक वेस्ट में आ गया यूरिया। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो फिफ्थ, पेस्टिसाइड, सिक्स्थ, हर्बिसाइड्स, साइड जहां भी रखे वहां मारने वाला, मतलब पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड्स, हर्ब को मारने वाला हर्बिसाइड्स। दीज आर द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट also present in it, इसमें फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट भी मौजूद रहते हैं। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में ह्यूमन का मल जो होता है वो हो गया, एनिमल का वेस्ट जैसे काउ डंग हो गए, चाहे डंग हो गया, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। ये हो गए ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब हम लोग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को देखेंगे। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो सीवेज में होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सीवेज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या होते हैं? पहला होता है नाइट्रेट्स कंपाउंड, ये हो गया। दूसरा नाइट्रेट्स के बाद नाइट्रेट्स, फॉस्फेट एंड मेटल्स। सेकेंड मेटल्स, ये जो है ये आपके इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो गए, इसमें कोई भी कार्बन का एलिमेंट्स नहीं है। नाइट्रेट, फॉस्फेट्स एंड मेटल्स ऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज न्यूट्रिएंट के रूप में जो सीवेज में प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट के रूप में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया इसमें कौन कौन होता है? बैक्टीरिया, दूषित वाटर के पीने से कौन कौन बैक्टीरिया आप लेते हैं? वो है विब्रियो कलरा। एंड दूसरा हो गया, इससे क्या होता है? विब्रियो कलरा, लास्ट स्पेसीज नेम कलरा है, जीनस नेम विब्रियो है। तो इन दोनों से जो रोग उत्पन्न होता है कलरा कैसा डिजीज है? वाटर ब्रॉन डिजीज है। और किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। कलरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है जो विब्रियो कोलरे नामक बैक्टीरिया से होता है, और वाटर ब्रॉन डिजीज है, ये वाटर से होगा। दूसरा सैल्मोनेला पैराटाइफी, एक हो गया सैलोमोनेला पैराटाइफी, इससे क्या होता है? टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड। तो यहां पर हम लोग बच्चों देखेंगे कौन सा, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया टाइफॉइड। तो टाइफॉइड और कॉलरा दोनों वाटर बोरॉन डिजीज हैं और दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज है। तो मतलब ज्यादा वाटर बोरॉन डिजीज जो होगा वो बैक्टीरियल डिजीज होगा। सी हियर कि बैक्टीरिया जो आपके सीवेज में है वो विब्रियो कॉलरा सैल्मोनेला टाइफी,
तो कलरा जो होगा वो बैक्टीरिया से होगा और टाइफाइड जो होगा वो भी बैक्टीरिया से होगा। तो दोनों क्या है, वाटर ब्रॉन डिजीज है। ये हो गए आपके वाटर ब्रॉन डिजीज बाय बैक्टीरिया, ब्रॉन डिजीज बाय बैक्टीरिया, डिजीज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक, वाटर ब्रॉन डिजीज बाय बैक्टीरिया। अब हम लोग अदर माइक्रोब्स के बारे में देखेंगे। तो अदर माइक्रोब्स हैं जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वाज फर्स्ट, प्रोटो मींस फर्स्ट, जोआ मींस एनिमल्स, मतलब एनिमल्स लाइक पहले अमीबा, इसमें एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ डिसेंट्री के मुख्य रूप से कारक होते हैं। तो एक और प्रोटोजोआ जो है वो डिसेंट्री के मुख्य रूप से कारक होते हैं। प्रोटोजोआ इज ऑल्सो फाउंड इन योर सीवेज एंड दिस सीवेज हमने बताया क्या है, लिक्विड वेस्ट। सीवेज जो होता है वो लिक्विड वेस्ट होता है। अब इसमें अदर माइक्रोब्स में प्रोटोजोआ का क्या करता है, प्रोटोजोआ ये भी आपका कहाँ होता है, वाटर में। ये मेन कॉज डिसेंट्री का होता है, कॉजेस डिसेंट्री, ये डिसेंट्री कराता है। डिसेंट्री इज मेनली कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सीवेज सिस्टम में इतना हार्मफुल चीज है, तो उनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उनको हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए बना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहां पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, WWTP। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और यहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग क्या देखेंगे कि वेस्ट वाटर जो है बहुत ही उसको ट्रीट होना जरूरी है। बिकॉज वेस्ट वाटर को ट्रीट होना जरूरी है क्योंकि उससे जो होता है बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो रोग फैलाते हैं, प्रोटोजोवन डिसेंट्री के मुख्य कारण होते हैं। टाइफाइड और कलरा जैसे रोग हमें वाटर से ही होता है और वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। और इसमें इनऑर्गेनिक जैसे कि मेटल, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चीज भी इसमें मौजूद होते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक वेस्टेज जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डंग्स, many more other organic wastes are also present. So इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है अगर हम बेटर फ्यूचर चाहते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग चलेंगे। तो इस तरह से हम एक फिगर बनाते जा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू शुड ड्रॉ लाइक दिस। दिस इज सेकेंड स्टेप, यू शुड ड्रॉ लाइक दिस। दिस इज थर्ड स्टेप, यू शुड ड्रॉ लाइक दिस। थर्ड स्टेप ये इस तरह से होनी चाहिए। थर्ड स्टेप फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक है, 1 2 3। इसके बाद एरिएशन टैंक बना, एरिएशन टैंक, एरिएशन में एयर दिया जाता है, एरिएशन टैंक के बाद सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक, ये दूसरा सेडिमेंटेशन टैंक है। यहां से वाटर जो है नदी और तालाब में रिलीज कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट। तो ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जिससे निकलता है वाटर, वेस्ट वाटर, ऐसे वेस्ट वाटर गोइंग लाइक दिस। तो यहां सबसे जरूरी चीज है कि वेस्ट वाटर डाला जाता है। दिस इज वेस्ट वाटर यहां पर डाला जाता है। तो ये फर्स्ट में जो होता है, फर्स्ट चैम्बर, इसमें आपका होता है बार स्क्रीन। यहां पर आपके बार स्क्रीन लगे रहते हैं। दिस इज योर बार स्क्रीन लाइक दिस। और इस बार स्क्रीन से होके वाटर को पास कराया जाता है, पास बार स्क्रीन। इसको हम लोग कहते हैं बार स्क्रीन। बार स्क्रीन से वाटर को पास कराया जाता है। और ये जो होता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक।
ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, दिस इज ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो वेस्ट वाटर जो है यहां से चलेगा, इसमें बार स्क्रीन होता है, दूसरे बार में वो चल जाएगा ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में चला जाएगा। इसके बाद ये आपका हो गया फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। इसके बाद एरिएशन टैंक में चला जाएगा, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, एरिएशन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। इसके बाद ये जो हो गया आपका वो हो गया सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहां से जो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक है, यहां से जो वेस्ट होगा वो चला जाएगा डाइजेस्टर टैंक में, ये हो गया डाइजेस्टर टैंक। और फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक से निकल करके जो स्लज है, इससे स्लज निकल करके जाता है आपके डाइजेस्टर टैंक में, स्लज निकल के इट एंटर्स टू डाइजेस्टर टैंक। और फिर यहां पर जो है आपका जो सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक है, इससे जो स्लज निकलता है, एरिएटेड स्लज होता है वो निकल करके वो भी कहां चला जाता है, वो भी जाके मिल जाता है आपका यहां पर, ये इस तरह से। तो दिस हैपेंस लाइक दिस। तो यहां पर से पास क्या करता है, यहां स्लज पास करता है, स्लज मतलब सॉलिड वेस्ट। यहां पर क्या पास करेंगे, एरिएटेड स्लज, एरिएटेड स्लज। अब हम आपको बारी बारी बता रहे हैं, स्लज। और यहां पर क्या है कि ये जो हो गया, ये टैंक, मैनी टाइप ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आपका डाइजेस्टर टैंक है, डाइजेस्टर टैंक, ये बायोगैस बनाने के लिए ये डाइजेस्टर टैंक है, और ये बायोगैस के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध होता है। यहां पर पहला स्टेप में क्या होता है कि वेस्ट वाटर पासिंग थ्रू, वेस्ट वाटर पासिंग थ्रू बार स्क्रीन, देखिएगा बच्चों, वेस्ट वाटर एक बार स्क्रीन से पहले पास करता है। तो बार स्क्रीन से क्या होता है कि जैसे लार्ज ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या क्या रुक गया, यहां पर रुक गया प्लास्टिक, रुक गया रैक्स, रुक गए नैपकिन्स रुक गए, बड़े बड़े चीज जो बड़े बड़े नैपकिन्स रुक गए, ये सब जो है स्टिक बड़े बड़े रुक गए, स्टिक रुक गए, और नैपकिन्स सब जो होते हैं इसमें एक फर्स्ट बार स्क्रीन के द्वारा छन जाते हैं। मतलब बार स्क्रीन क्या करता है, इट रिमूव्स लार्ज ऑब्जेक्ट, कौन कौन सा चीज, प्लास्टिक, रैक, नैपकिन, स्टिक, ये सब इसमें छन जाते हैं। बार स्क्रीन से पहले वाले टैंक से अब ये दूसरे टैंक में जाएगा तो स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। यहां पर स्पीड इज स्लो स्पीड में ये अब चलते हैं। तो स्लो स्पीड में यहां आने का अर्थ है कि इसमें जो होंगे ग्रिट और सैंड, ये क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और इसको इसलिए कहते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। इसका नाम हो गया ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, इसमें क्या होता है कि इसमें गिट्टी जो होती है वो इस टैंक में चल जाके नीचे बैठ जाएगी। ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक है, इसमें बड़े बड़े भारी चीज जो है उसके नीचे बैठ जाते हैं। तो अलाउ सैंड एंड ग्रिट सेटल डाउन, ये क्या करता है, अलाउ सैंड एंड ग्रिट सेटल डाउन। इसमें क्या होते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं, सैंड सेटल डाउन, ये नीचे बैठ जाएंगे। इसके बाद कहां चल जाएगा, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में। तो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिसको हम लोग स्लज बोलते हैं, ठीक। तो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में स्लज, तो स्लज क्या होते हैं, स्लज इज टेकन आउट
ये स्लज क्या होते हैं, स्लज इज टेकन आउट। स्लज को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं फ्रॉम बॉटम टू फर्स्ट सेडिमेंट, फ्रॉम बॉटम एंड पुट बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, बॉटम ऑफ फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक है, तो स्लज जो है बॉटम ऑफ फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक से कहां लेके जाते हैं, इसका नाम बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक। इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक में लेके चले जाते हैं, डाइजेस्टर टैंक। बॉटम ऑफ फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक टू डाइजेस्टर टैंक, यहां पर लेके चले जाते हैं। तो डाइजेस्टर टैंक में क्या होता है, मैनी टाइप ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, इसमें होते हैं मैनी टाइप ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, बहुत सारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। प्रेजेंट इन स्लज, जो कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्लज एंड प्रोड्यूस बायोगैस यहां से बनता है, यहां से ऐसे जो है ये बायोगैस निकल रहा है। देखिए स्लज इज ए सॉलिड वेस्ट, ये हो गया सॉलिड वेस्ट जो है वो कहां से निकला, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक से गया डाइजेस्टर टैंक में, और डाइजेस्टर टैंक से बायोगैस निकला। इसमें बहुत तरह के एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को आपको डिकम्पोज करते हैं, प्रेजेंट इन स्लज। और इसके बाद जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डिकम्पोज करते हैं उसके दौरान ये बायोगैस रिलीज करते हैं। तो बायोगैस कहां से रिलीज होगा, डाइजेस्टर टैंक से आपका रिलीज होगा। दिस इज योर डाइजेस्टर टैंक। इसके बाद फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में स्लज रहता है। सेकेंड, यहां से जो वाटर जाता है वो जाता है एरिएशन टैंक में, इसमें एयर पास कराया जाता है। तो एरिएशन टैंक में बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। एरिएशन टैंक कंटेन मेनी एरोबिक बैक्टीरियाज। तो एरिएशन टैंक में यही बात होता है कि बहुत सारा बैक्टीरिया होता है और कंप्रेस्ड एयर को नीचे से बबल किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर इज बबल्ड बिहाइंड एंड मेक दम, ये बैक्टीरिया जो है इस तरह से जाता है इसमें कि बहुत तेजी से ये ग्रो करने लगता है। और बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करने के पीछे यही कारण है कि जब ये बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है तेजी से ग्रो करेंगे तो ये आप उसको ले जाके सेडिमेंटेशन टैंक में डाल सकते हैं। तेजी से ग्रो करते हैं, डाइजेस्ट, और इसमें तेजी से ग्रो करने के पीछे जो भी ह्यूमन वेस्ट है उनको आसानी से डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट, इसमें क्या करते हैं, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं इजीली, आसानी से डाइजेस्ट कर जाते हैं। दे डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड वेस्ट, सॉप, ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट फूड, ऑर्गेनिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, कोई भी ह्यूमन वेस्ट, ये सबको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो ये हो गया एरिएशन टैंक का अर्थ हो गया, एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट फूड एंड ऑर्गेनिक वेस्टेस एंड ह्यूमन वेस्टेस इजीली, बहुत फास्ट ये डाइजेस्ट करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्लीन द क्लैरिफाइड वाटर एंड वेस्ट, ये जो होते हैं क्लीन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, वाटर को क्लियर बनाते हैं और वहां से ये सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में जाते हैं। तो जो भी बचा खुचा जो भी है सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में वो आ जाता है आपका इसमें, और यहां से जो स्लज बना वो एरिएटेड स्लज हो गया। क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया यहां पर था और एरोबिक बैक्टीरिया ने सबको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करने के बाद जो भी आपके पास बचा हुआ स्लज है, सॉलिड वेस्ट है, वो अब अनएरिएटेड नहीं रहा, एरिएटेड स्लज हो गया। और एरिएटेड स्लज कहां चल जाएगा, फिर चल जाएगा डाइजेस्टर टैंक में, और बाकी इसमें जो फ्रेश वाटर होगा उसको हम लोग रिवर में लेके चले जाते हैं, रिवर्स में। और रिवर्स में जाने के बाद क्या करते हैं कि वहां से फिर ह्यूज पॉपुलेशंस के लिए वाटर सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो स्लज क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज।
एक्टिवेटेड स्लज का अर्थ क्या हुआ? एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको ये जो स्लज हो गया एक्टिवेटेड स्लज भी इसको बोल सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज कंटेन्स एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंटेन एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एज एरोबिक बैक्टीरिया, एज एरोबिक बैक्टीरिया। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया एडेड बैक टू एरिएशन टैंक। फिर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया इसमें है एडेड टू एरिएशन टैंक में इनको डाला जाता है टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, टू इंक्रीज द population of aerobic bacteria, एरोबिक बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इसमें देखिए वाटर को डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। इसमें क्लोरीन और ओजोन भी डाल दिया जाता है, Cl2 ओजोन, बिकॉज ये जो होते हैं बहुत सारे डिसइंफेक्ट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, चाहे कीटनाशक है, ये कीटनाशक की तरह काम करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नष्ट करेंगे। तो ये हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहला जो है वो यहाँ पर बार स्क्रीन फर्स्ट टैंक में लगा रहता है। बार स्क्रीन बड़े बड़े चीजों को छान लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे इनका स्पीड स्लो किया जाता है। ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाते हैं, वहां पत्थर और बालू जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद से चला जाता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में। फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ से सीधे डाइजेस्टर टैंक में चले जाते हैं। डाइजेस्टर टैंक के बाद फिर यहाँ से ये जो वाटर है वो एरिएशन टैंक में आता है। यहाँ बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और जो भी डाइजेस्टेड फूड, ऑर्गेनिक वेस्ट, ह्यूमन फेसेस वगैरह जो भी रहते हैं तो उनको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडाइज कर देता है और इस एरिएशन टैंक में इधर से हवा पास कराया जाता है। और यहाँ पर सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक है, तो सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में जो अब स्लज बचा वो स्लज हो गया एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इसमें जो है एरोबिक बैक्टीरिया आ गया है। एरिएशन टैंक में शुरू से ही एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, और फिर यहाँ से ये हो गया एक्टिवेटेड स्लज, बिकॉज इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है। और यहाँ से फिर एरोबिक बैक्टीरिया जो है निकाल करके एरिएशन टैंक में डाला जाता है ताकि फिर वो मल्टीप्लाई करे, ताकि ग्रोथ करे और फर्दर जो है इनसे काम चलता रहे। तो ये था हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मेनी टाइप ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया होगा तो डाइजेस्टर टैंक में होगा, एरोबिक बैक्टीरिया होगा तो एरिएशन टैंक और सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में होगा। तो ये था हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और यहाँ से प्योर वाटर जो है रिवर में जाता है, उसके पहले उसको क्लोरीन और ओजोन से डिसइंफेक्ट कराते हैं, मतलब ताकि वो कीटाणु सबको मार दे। तो फिर से बच्चों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज, पहले बार स्क्रीन बड़े चीज को छान लिए, इसका स्पीड स्लो किया, सैंड और ग्रिट जो भी कंकड़ पत्थर है वो नीचे बैठ गए। फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं स्टैंड करने पर, और स्लज जो नीचे बैठ जाते हैं उनको इनसे निकाल के डाइजेस्टर टैंक में ले जाया जाता है। डाइजेस्टर टैंक में बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इसका बहुत ज्यादा डाइजेस्टर टैंक का यूज है। और एनारोबिक बैक्टीरिया इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे बायोगैस निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरा, यहाँ से एरिएशन टैंक में डाला जाता है। एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया है, और एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये वाटर जो है यहाँ सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में आ जाएगा। और जो भी अब जो स्लज इसमें बटा उसको बोल देंगे एक्टिवेटेड स्लज, बिकॉज इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है तो इसका स्लज भी एक्टिवेटेड है, और वहां से वो रिवर वाटर में वाटर जो है चला जाता है। और उसके पहले उसमें क्लोरीन और ओजोन से उसको डिसइंफेक्ट कराते हैं, ताकि वाटर जो है बहुत मात्रा में पहुंचाया जा सके, जहां तक डिमांड है वहां तक इसको ले जाया जा सके। वहां से वाटर जो है लार्ज पॉपुलेशन जहां पर इनको जरूरत है वहां ले जाया जाता है। तो दिस वाज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट is like this. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग देखिए कि व्हाट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम चलेंगे, हम लोग क्या है, इस देश के एक्टिव सिटीजन हैं। वी आर द एक्टिव सिटीजन, तो एक्टिव रोल लेना पड़ेगा। वी आर एक्टिव सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। बीइंग ए एक्टिव सिटीजन आप क्या कर सकते हैं, बीइंग
एन एक्टिव सिटीजन। आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्टिव सिटीजन हैं। और हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग वेस्ट जनरेट करते रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बीइंग ह्यूमन और इट इज ए जनरेशन ऑफ वेस्ट। हम लोग जो है जनरेशन ऑफ वेस्ट क्या है, वेस्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स हमारे क्रियाकलापों में वेस्ट जनरेट करना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात करें, बट वी कैन लिमिट द टाइप। हम लोग क्या कर सकते हैं एक्टिव सिटीजन के नाते, वी कैन मेक लिमिट। हम लोग इसको लिमिट कर सकते हैं, हम लोग इसको लिमिट कर सकते हैं। एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट को भी बदल सकते हैं। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो हेल्प proper waste disposal. We can also help in proper waste disposal. Proper waste disposal में हम लोग हेल्प कर सकते हैं being active citizen। हमारे चारों तरफ जो होता है वो नली का ड्रेन वाटर इज बिगेस्ट Drain water is commonly seen by us, हम लोग नलियों के पानी को अक्सर देखते हैं और साइट इसमें बहुत ज्यादा होता है और उधर से गुजरते समय दे आर ओपन, ये ज्यादातर हम लोग को जहां खुले दिखाई देते हैं। ठीक, तो आप पासिंग बाई हम लोग कैसा महसूस करते हैं, वी ऑफन फील सफोकेटेड बाई पासिंग थ्रू दम। उन रास्तों से जाते समय हमें सफोकेशन होता है। सिचुएशन आप देखेंगे कि ऐसे समय में जब रेनी सीजन होता है तो उस समय सिचुएशन और गंभीर हो जाता है और वहां पर जो नली का पानी सब है वो रोड के बाहर निकल के आने लगता है और वहां बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अड्डा हो जाता है। उस समय सिचुएशन और गंभीर होता है। मतलब ड्रेन कॉमन मतलब सिचुएशन ऑफन becomes worsen during rainy season। मतलब बरसात के समय में यह और कंडीशन गड़बड़ा जाता है। और ओपन ड्रेनेज सिस्टम creates most unhygienic and sanitary condition in our neighborhood। ये ऐसा होता है। ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हमेशा वर्सन ड्यूरिंग रेनी सीजन, कभी भी देखेंगे अगर ओपन हो तो ओपन ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा जो हेल्थ पर प्रभाव डालता है और कभी कभी पड़ोस में बहुत सारे हेल्थ की गड़बड़ी होने लगती है। और ओपन ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम ये नोटिस करेंगे, ओपन ड्रेनेज सिस्टम इज ब्रीडिंग प्लेस। ये क्या है, ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्क्यूटो एंड अदर हार्मफुल माइक्रो
other harmful microorganism, harmful microorganism, यहाँ पर ओपन ड्रेनेज सिस्टम इज ए ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो एंड अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें पलते रहते हैं, फ्लाइज, मॉस्किटो इसमें पलते रहते हैं, ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो एंड अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस थिंग्स हैपन। तो हम लोग एक एक्टिव सिटीजन है, तो एक्टिव सिटीजन का एक्टिव काम होता है, तो हम लोग एक्टिव सिटीजन है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यही करेंगे कि सीवेज का डिस्पोजल हम लोग तुरंत जो है वी कैन बिकम एन एक्टिव सिटीजन एंड अप्रोच द म्युनिसिपैलिटी। हम लोग एक्टिव सिटीजन बन जाएंगे इस केस को। ऐसे दृश्य को देख के हमें एक्टिव सिटीजन की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, तुरंत म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत के पास पहुंच के डर्टी ड्रेन सिस्टम एरिया को हम लोग जो ओपन ड्रेन सिस्टम एरिया है उसको क्लोज करेंगे। तो आप कहाँ जाएंगे ऐसे सिचुएशंस में, ये वेस्ट अकेले आपके द्वारा जनरेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत में, गांव में। टू बी ए एक्टिव सिटीजन आप क्या करेंगे, वी go to municipality and insist that the dirty water drains in our area must be covered as soon as possible. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप और हम ऐसा नहीं करते हैं तो वी आर नॉट एक्टिव सिटीजन। तो वी शुड ऑलवेज टेक अ रोल ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड वी शुड गो टू म्युनिसिपैलिटी और इस बात पर जोर देंगे कि डर्टी ड्रेन एरिया को जल्द से जल्द कवर होना चाहिए। वी शुड सून कवर द ओपन ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कि एक्टिव सिटीजन हो गए, उसके अलावा सीवेज डिस्पोजल का बहुत सारा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। वी शुड ऑल्सो फॉलो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। यहां पर अब हम लोग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट of sewage disposal सिस्टम। अल्टरनेटिव क्या है, इसके विकल्प। एग्जाम्पल ऑफ सीवेज डिस्पोजल फॉर ह्यूमन वेस्ट, अदर एग्जाम्पल जो होता है, तो सीवेज डिस्पोजल का अल्टरनेटिव पहले हो गया सेप्टिक टैंक, दूसरा हो गया आपका कंपोस्टिंग पिट और तीसरा हो गया केमिकल टॉयलेट। ये थोड़ा महंगा होता है। तो सेप्टिक टैंक क्या होते हैं, आर सुटेबल फॉर दोज प्लेसेस। अगर एक दो व्यक्ति हैं, चाहे घर है 4-5, तो इट इज सुटेबल, इट इज सेप्टिक टैंक। वैसे घर जहां पर 2-4 परिवार रह रहे हैं तो उसके लिए सेप्टिक टैंक बना हुआ है, 2-3 आदमी रह रहे हैं, तो सेप्टिक टैंक इट इज suitable for those places where there is no sewage system, जहां सीवेज सिस्टम नहीं है। ये क्या करता है,
For providing toilet facilities, it is useful for providing toilet facility to single house or cluster of 4 और 5 हाउस, 4, 4 और 5 हाउस के लिए, क्लस्टर के लिए भी यूज होता है। एंड सेप्टिक टैंक वर्क फेयरली फॉर लॉन्ग टाइम, इट वर्क्स फेयरली फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लीनिंग, उनको साफ करने के बाद ये लंबे समय तक चलता है सेप्टिक टैंक। वैसे जगहों के लिए ये सुटेबल है जहां नो सीवरेज सिस्टम, इस तरह का जो हम डायग्राम बताए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो वैसे जगहों के लिए ये सुटेबल है। देयर इज नो सीवरेज सिस्टम। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर सिंगल हाउस के लिए या 4 और 5 हाउसेस के लिए, फेयरली लॉन्ग टाइम, लेकिन उसको साफ करना होता है लॉन्ग समय के बाद। अब दूसरा जो है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ये है कंपोस्टिंग पिट। दीज कंपोस्टिंग पिट्स वहां के लिए है जहां वाटर सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो सेप्टिक टैंक के बारे में देखा आपने, सेप्टिक टैंक के बारे में, इसके बाद कंपोस्टिंग पिट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कंपोस्टिंग पिट क्या है, दूसरा है ये कंपोस्टिंग पिट। कंपोस्टिंग पिट क्या करते हैं, तो कंपोस्टिंग पिट यूज्ड वेयर इट इज यूज्ड, composting pit it is used where water supply is limited, वहां पर यूज होता है जहां वाटर सप्लाई लिमिटेड होते हैं। एंड नॉट अवेलेबल टू ऑल, टू ऑल, और किसी को नहीं पहुंचे। एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज ये हम लोगों को कंपोस्ट देता है। द एडवांटेज ऑफ दिस कंपोस्टिंग पिट, द एडवांटेज ऑफ दिस कंपोस्टिंग पिट is they provide us compost, ये हमें कंपोस्ट देते हैं। they provide us compost and hence help in conserving nutrient and help us in conserving nutrient, और न्यूट्रिएंट को कंजर्व करने में ये मदद करता है। अब जो है केमिकल टॉयलेट, आजकल केमिकल टॉयलेट बहुत चलन हो गया है, केमिकल टॉयलेट का। तो थर्ड पॉइंट इज योर केमिकल टॉयलेट। Third is your chemical टॉयलेट। केमिकल टॉयलेट की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केमिकल टॉयलेट आर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ये पहला इसमें क्या है, इट इज ऑफ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। फॉर ह्यूमन वेस्ट इसको रेगुलर साफ भी करना पड़ता है, इसलिए इट इज ऑफ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, सो देयर रिजर्वायर नीड टू बी एम्प्टीड। इसलिए रिजर्वायर need to be
एम्प्टीड, इसको खाली किया जाता है, इनटू सीवर लाइन, इनटू सीवर लाइन आफ्टर सर्टेन टाइम। जिस टॉयलेट को हम यहां से वहां उठा के ले जाते हैं, किसी चीज को यहां से वहां से उठा के ले जाते हैं, तो उसको पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल ट्यूब है, यहां से उठा के ले गए, मतलब जिसको हैंडल कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, तो उसको पोर्टेबल बोलते हैं। तो ऑल दी पोर्टेबल टॉयलेट आर केमिकल टॉयलेट, ऑल द पोर्टेबल टॉयलेट आर chemical toilet and can be shifted from one place to another, and can be shifted from one place to another और इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। ये कहां कहां यूज होता है? फोर्थ, it is used in construction site, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होता है। लार्ज आउटडोर गैदरिंग के जगह पर, एट लार्ज आउटडोर गैदरिंग सच एज म्यूजिक फेस्टिवल एंड मैरिज, जहां जहां ज्यादा गैदरिंग होता है, सच एज म्यूजिक फेस्टिवल एंड मैरिज, वहां पर इस चीज को केमिकल टॉयलेट का यूज होता है। तो ये थे केमिकल टॉयलेट। तो केमिकल टॉयलेट क्या है? उसके अंदर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके रिजर्वेयर जिसमें टॉयलेट रहता है उसको साफ करना होता है, और सीवर लाइन में उसको भेजना पड़ता है कुछ समय के बाद। जितने भी पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं ये सब केमिकल टॉयलेट है, एंड कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब केमिकल टॉयलेट बच्चों, ये है आपके केमिकल टॉयलेट्स, और केमिकल टॉयलेट्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली। इट इज यूज्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर, एट लार्ज आउटडोर गैदरिंग सच एज म्यूजिक फेस्टिवल्स और मैरिज में इसका उपयोग किया जाता है। तो दिस वाज व्हाट हम लोग केमिकल टॉयलेट के बारे में पढ़ रहे थे, और अल्टरनेटिव ऑफ सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का एक पार्ट था। अब हम लोग चलेंगे, दिस थिंग्स हैपेंस तो हम लोग जो पढ़े इसमें क्या लास्ट था? केमिकल टॉयलेट। पहला आपका क्या था? सेप्टिक टैंक, दूसरा था कंपोस्टिंग पिट, थर्ड इज योर केमिकल टॉयलेट। केमिकल टॉयलेट इज पोर्टेबल टॉयलेट, और सेप्टिक टैंक ऐसे घर में जहां सीवरेज सिस्टम नहीं है वहां सेप्टिक टैंक चलता है। अब हम लोग देखेंगे सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। वी आर गोइंग थ्रू सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। सैनिटेशन at public places, sanitation at public places। हम लोग कहां कहां जाते हैं? जाते हैं रेलवे स्टेशन। हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, क्या देखते हैं आप लोग बच्चों? वहां काफी भीड़ होता है। बस डिपोट पर आप जाते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं? वहां पर भी भीड़ होता है। सिनेमा हॉल जाते हैं, सिनेमा हॉल, वहां पर क्या देखते हैं बच्चों? वहां पर भी काफी भीड़ होता है। तो बस डिपोट, सिनेमा हॉल, मार्केट में जाते हैं तो वहां भी क्या देखते हैं? वहां पर हॉल है। इसके बाद पार्क में जाते हैं तो वहां भी भीड़ देखते हैं, पार्क में भी भीड़ देखते हैं। और कहाँ जाते हैं? और मैरिज सेरेमनी में जाते हैं तो वहां ज्यादा भीड़ देखते हैं। तो ये सब पब्लिक प्लेस हो गया। मैरिज सेरेमनी, यहां पर भी बहुत ज्यादा गैदरिंग्स होते हैं। तो जहां गैदरिंग्स होते हैं यहां सबसे बड़ी बात है कि दीज प्लेसेस आर क्राउडेड विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। देखिए ये जितने भी प्लेस हैं वो क्या है?
क्राउडेड विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, ये क्राउडेड विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और हम लोग जो है क्राउडेड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल से। और लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, जहां ज्यादा पीपल होंगे तो सो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग जो है ह्यूमन एक्टिविटी ही है कि वेस्ट जनरेट करना। जनरेशन ऑफ वेस्ट इज एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन की एक्टिविटी है कि वो जनरेट करते हैं वेस्ट, ये सबसे बड़ी चीज है। तो क्राउड जहां होगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल का, वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, बहुत ज्यादा वेस्ट वहां पर जनरेट होता है। और क्राउड वहां पर अगर पुअर सैनिटेशन कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि क्राउडेड प्लेस पर पुअर सैनिटेटरी कंडीशन, पुअर सैनिटेशन है, सैनिटेशन, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पुअर सैनिटेशन अगर है वहां पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन डिजीज, ये क्या होगा, पुअर सैनिटेशन कंडीशन रिजल्ट्स इन डिसीज, यहां पर रोग होने का खतरा ज्यादा होता है। सो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली होना चाहिए, सो वेस्ट डिस्पोजल इन प्रॉपर वे, वेस्ट डिस्पोजल एकदम उचित तरीके से होना चाहिए। जहां ह्यूमन रहेंगे तो जनरेशन ऑफ वेस्ट जो होता है सबसे एसेंशियल पार्ट है, मतलब एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। जनरेशन ऑफ वेस्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इफ ऑल वेस्ट प्रोड्यूस्ड एट ए पब्लिक प्लेसेस, अगर जितने भी वेस्ट है प्रोड्यूस्ड एट पब्लिक प्लेसेस नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली, अगर उसको हम लोग डिस्पोज नहीं करें प्रॉपरली तो इपिडेमिक कंडीशन जो है वो हो जाएगा, महामारी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स एक ही तरह से संक्रमित हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ पीपल विल इन्फेक्टेड थ्रू द सेम टाइम। If all waste produced at public place, if all waste produced at public place are not disposed properly, an epidemic could break out. An epidemic could break out. Epidemic break out हो जाएगा। तो मतलब infectious disease that spread out quickly। देखिए एपिडेमिक क्या है, एपिडेमिक infectious disease, it is if the infectious, संक्रमित रोग, infectious मतलब संक्रमण, infectious disease spread out quickly, infectious disease spread out quickly through a large part of population, through a large part of population, it is called epidemic। इसको क्या घोषित करते हैं, एपिडेमिक। देखिए ये महामारी हो गया। इन्फेक्शियस डिजीज अगर स्प्रेड करते हैं पॉपुलेशन से, लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से, और वो संक्रमित होने लगते हैं, तो ऐसे चीज को हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। लार्ज पॉपुलेशन से उत्पन्न हुआ इन्फेक्शियस रोग जो पूरे एकदम महामारी की तरह ये फैलने लगता है। तो इतना सारा भीड़ हर जगह पर उत्पन्न होता है, तो दिस इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस भीड़ को कंट्रोल करेंगे। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी टू मेंटेन सैनिटेशन, और ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेवारी होती है कि वो सैनिटेशनरी कंडीशन को मेंटेन रखें। लेकिन हमारे पास यही
जिम्मेवारी है कि जो भी इस वेस्ट सिस्टम में वेस्ट ले जाते हैं, जो भी हम लोग वेस्ट या कोई भी चीज जो हम लेके जाते हैं उनको डिस्पोज करें अच्छी तरह से। मतलब वी शुड नॉट स्कैटर रबिश ऑन द रोड, हम लोग रबिश को रोड पर नहीं फेंकें। और प्रॉपर वी शुड नॉट स्पिट एट पब्लिक प्लेस, हम लोग जहां तहां या भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना थूकें। वी आफ्टर अगर बनाना खा रहे हैं उसको छील करके रोड पर नहीं फेंकें। वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट ऑन रोड साइड, वेस्ट को रोड साइड में ना फेंकें। तो दिस इज स्कैटर करना है रबिश, हम लोग रबिश को लेते हैं स्कैटर कर देते हैं, पॉलिथीन लिए फेंक दिए सब कुछ, ये सब हम लोग को नहीं कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी हम तक सीमित होनी चाहिए। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन आवर शोल्डर्स एंड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की शोल्डर्स है। भीड़ भाड़ वाली जगहों का नियंत्रण वो आपका चीज नहीं है, आपका नियंत्रण है कि आप सीवेज को बाहर डिस्पोज नहीं करें, रोड पर नहीं स्कैटर करें, रबिश को रोड पर नहीं फेंके, फूड वेस्ट को रोड पर ना जाने दें, और कोई भी प्लास्टिक की चीज को वाटर में या रोड की तरफ नहीं फेंके। दूसरा चीज है कि आप इधर उधर रोड पर ना थूके, ये आपकी जिम्मेवारी है कि अपने वेस्ट को अपने कंट्रोल में रखना है। यू शुड कंट्रोल योर वेस्ट ऑन यू, अपने वेस्ट को अपने हद तक ही कंट्रोल रखें। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 एंड चैप्टर वाज योर 18 and this is the last chapter. Last chapter is wastewater story. This was the first lecture and the last lecture of chapter 18 and which is ended. Class 7th का chapter आपका end हुआ. Thank you for watching the videos and please like, share and subscribe the channel. Thank you.